हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एट्रियम के अंदर मौजूद इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का एक मेंशन है जिसे जुनजी नाम का एक मास्टर चला रहा था। उसे एंसेस्टर के एट्रियम के अंदर आने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन क्योंकि एंसेस्टर सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर थे, इसलिए वो एंसेस्टर को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर और उनके डिसेबल्स की मुलाकात जियानवू होली लैंड के जाओजी के साथ हो चुकी थी, जो कि पहले से ही टियालेंसेट को बहुत ज्यादा एडमायर करता था और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, टियालेंसेट की टेक्निक्स को सीखना। और एंसेस्टर के रूप में उसे अपना यह सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए वह एंसेस्टर के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स को अपने होली लैंड के अंदर चलने के लिए इनवाइट करता है, जिसे एंसेस्टर ने भी खुशी खुशी मान लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियानवू होली लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओजी एंसेस्टर और उनके सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था और वो उन्हें वहाँ पे अपना जियानवू होली लैंड दिखाते हुए कहता है, एंसेस्टर जरा गौर से देखिए, यही है हमारा जियानवू होली लैंड, जो देखने से वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और जाओजी भी बेचारा वहाँ पे यही सोच रहा था कि जरूर से एंसेस्टर उसके होली लैंड की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए जाओजी वहाँ पे अपने होली लैंड की तारीफें करते हुए उन्हें वहाँ पे तरह तरह की बातें बताने लगा था, जिस पर एंसेस्टर की बजाय लिंगजू वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे ये होली लैंड तो दिखने में वाकई काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और तुम्हारी बातों से ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी लग रहा है। अब भले ही एंसेस्टर ने उसकी तारीफ नहीं की थी, लेकिन लिंगजू की यह बात सुनकर भी जाओजी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ लिंगजू को जवाब देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये जगह खूबसूरत तो होनी ही थी, क्योंकि ये एटीएलएम का सबसे बेस्ट लैंड है, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे एटीएलएम में सबसे ज्यादा प्योर है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ऐसी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं भी नहीं मिलने वाली। वहीं जाओजी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्ने क्रो तो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो वहाँ पे जियानवू होली लैंड के एंट्रेंस गेट को देखकर एंसेस्टर से कहता है, बॉस ये गेट कितना ज्यादा कमाल का दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम इसे अपने टियालेंसेट के लिए ले लें। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी के भी यहाँ पे इस गेट को ले लेता हूँ। अब बर्ने क्रो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जाओजी की आंखें भी वहाँ पे खुल जाती हैं। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बर्ने क्रो कह क्या रहा है। वो उसके सामने ही उसकी इजाजत के बगैर उसके होली लैंड के इंट्रेंस गेट को लेने की बात कर रहा था, लेकिन क्योंकि जाओजी वहाँ पे एंसेस्टर की नजरों में अच्छा बनना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर के सामने झुककर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर अगर आपको ये इंट्रेंस गेट वाकई इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो मैं अभी के अभी इसे यहाँ पे डिसमेंटल करते हुए आपको दे देता हूँ। लेकिन इससे आगे बेचारा जाओजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे उसकी बगल से आगे बढ़ते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं, नहीं इस गेट का कलर बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये कहते हुए एंसेस्टर वहाँ पे होली लैंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर तो बेचारे जाओजी का फेस वहाँ पे और भी ज्यादा बुरा बन चुका था। एंसेस्टर बार बार एक तरह से वहाँ पे उसकी बेइज्जती ही किए जा रहे थे, जैसे बेचारा जाओजी भी वहाँ पे चुपचाप सहता जा रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में एंसेस्टर को इम्प्रेस करना चाहता था। तभी अचानक से उसे वहाँ पे एक और आइडिया आता है और वो एंसेस्टर के पीछे जाते हुए उनसे कहता है, आपका टियालेंसेट शुरू से ही मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी रहा है और वाकई मैं खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे आपके टियालेंसेट के बारे में जानने का मौका मिला था। असल में आज से कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक सीनियर के साथ हुई थी। उन्होंने ही मुझे टियालेंसेट की टेक्निक्स के बारे में सिखाया था, जो कि काफी ज्यादा कमाल की और इम्प्रेसिव है। मैंने आज तक ऐसी कमाल की और पावरफुल टेक्निक्स को किसी भी और क्लैन के अंदर नहीं देखा। पर इससे आगे बेचारा जाओजी वहाँ पे एंसेस्टर की और ज्यादा चापलूसी कर पाता। उससे पहले एंसेस्टर उसे वहाँ पे रोकते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं, तुम जिन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे हो वो मेरे टियालेंसेट से बिलोंग नहीं करती, इसलिए उन्हें बार बार टियालेंसेट की टेक्निक्स कहना बंद करो। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जाओजी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस बात से तो अभी तक वो खुद भी वाकिफ नहीं था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और ये कहकर जाओजी जल्दी से अपने पास एक एंशिएंट स्क्रॉल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे एंसेस्टर को दिखाते हुए कहता है, प्लीज एंसेस्टर एक बार इसे गौर से देखिए, यही है टियालेंसेट की वो टेक्निक है जो कि उस सीनियर ने मुझे सिखाई थी और तब से लेकर अब तक मैं इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था। अब जाओजी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट स्क्रॉल को अपने पास बुला लेते हैं, जो कि वहाँ पे एंसेस्टर के सामने आकर खुद ब खुद ही उनके सामने ओपन हो गया था। जैसे वहाँ पे एंसेस्टर के साथ साथ चाओ फेंग और बर्ने क्रो भी बहुत ही गौर से देखने लगे थे। लेकिन जब चाओ फेंग वहाँ पे उस टेक्निक को पूरी तरह से पढ़ती है तो वो भी वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहती है, ये टेक्निक भले ही सेम टू सेम टियालेंसेट की टेक्निक की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें काफी सारे फ्लॉज और गलतियां हैं, इसलिए ये टियालेंसेट की टेक्निक तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आखिर ये टेक्निक है क्या? जिसमें एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोल्ड टोन में जवाब देते हुए कहते हैं, इस टेक्निक को अल्टर किया गया है। जिसपे चाओ फेंग भी सीरियस होते हुए कहती है, इस टेक्निक को सिर्फ अल्टर ही नहीं किया गया, गौर से देखिए इसके नोट्स इनकम्प्लीट थे, जिन्हें पूरा करने के लिए किसी ने अपने पास से इनमें से काफी सारी चीजों को ऐड किया है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर एंसेस्टर वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं, ये जो भी है बहुत ज्यादा बेकार है, इसे टियालेंसेट की टेक्निक के साथ तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये कहते हुए एंसेस्टर ने वहाँ पे उस एंशिएंट स्क्रॉल को दोबारा जाओजी की तरफ थ्रो कर दिया था। जबकि एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारा जाओजी वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब तक वो जिस टेक्निक को टियालेंसेट
सेट की टेक्निक समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था। आज उसे जाकर पता चल रहा था कि असल में तो वो टैलेंट सेट की टेक्निक है ही नहीं। इसलिए वो वहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि जब मेरी उस सीनियर के साथ मुलाकात हुई थी तब वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे, जिसके चलते अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी दोबारा उन्हें ढूंढ पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा। और ये कहकर जाओ जी वहाँ पे उदास होने का नाटक करने लगा था। लेकिन जब मिस्टर तजू को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो जाओ जी जल्दी से भागकर मिस्टर तजू के सामने जाकर वहाँ पे उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं शुरू से ही टैलेंट सेट की टेक्निक्स को सीखना चाहता था, लेकिन हर बार बस मुझे धोखा ही मिला। तो क्या आप मुझे अपने टैलेंट सेट की टेक्निक्स को सिखाने का एक मौका दे सकते हैं। लेकिन मिस्टर तजू तो वहाँ पे उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर बेचारा जाओ जी वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो दोबारा पीछे से चिल्लाते हुए वहाँ पे मिस्टर तजू से कहता है, अगर आप मुझे अपने टैलेंट सेट की टेक्निक्स को सिखाने में मदद करते हैं तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ मैं एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में जानकारी हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन मिस्टर तजू तो उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ पे ज़ेनवू होली लैंड के मेंशन के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ एक बड़े से हल के अंदर से मिस्टर तजू को टैलेंट सेट की एनर्जी निकलते हुए दिखाई दे रही थी। यानी कि वहाँ पे कुछ न कुछ टैलेंट सेट से रिलेटेड जरूर मौजूद था। अब ये सिर्फ मिस्टर तजू ही देख पाए थे, बाकी किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए मिस्टर तजू उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जो सुनकर बेचारे जाओ जी को ऐसा लग रहा था कि शायद मिस्टर तजू उसकी ऑफर को मान गए हैं। इसलिए वो जल्दी से दोबारा मिस्टर तजू के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, प्लीज सिस्टर आप मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आइए, मैं आपको अपने मेंशन के अंदर ले चलता हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डायरेक्ट वहाँ पे रात का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर तजू तो सीधा वहाँ पे अपने रूम के अंदर जा चुके थे। लेकिन जाओ जी वहाँ पे लिंगजू, चाओ फेंग और बर्नी क्रो के सामने तरह तरह के खाने पेश करते हुए उन्हें वहाँ पे दावत दे रहा था। बेचारा जाओ जी वहाँ पे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए काफी कुछ कर रहा था। उसका इरादा था कि अगर वो वहाँ पे उनमें से किसी एक को भी बना लेता है तो वो टैलेंट सेट के बारे में काफी कुछ सीख सकता है। इसलिए जाओ जी अपने वाइन के गिलास को उठाकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनका वेलकम करते हुए कहता है, आप लोगों का मेरे मेंशन के अंदर आना वाकई मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैं बता नहीं सकता कि आपको यहाँ पे इस तरह से मेरे मेंशन में देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। चलिए इसी बात पे एक एग्जाम हो जाए। और ये कहकर वो चेस करने के लिए अपने वाइन के गिलास को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वो अपने सामने की तरफ उन लोगों को देखता है तो उनमें से किसी का भी उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। वो सभी तो अपना अपना खाना खाते हुए अपने आप में ही मगन दिखाई दे रहे थे, जो देखकर तो बेचारे जाओ जी का वहाँ पे एक बार फिर से पॉपट हो गया था। वो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह के अजीब से लोग हैं। और तभी जाओ जी वहाँ पे एक बार फिर से अपने गले को साफ करके थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हुए वहाँ पे उन तीनों से कहता है, आप तीनों फ्यूचर में चलकर मेरे सीनियर्स बनने वाले हैं, जिसके चलते मुझे आपके असिस्टेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह गाइड करते रहोगे। लेकिन जाओ जी की ये बात सुनकर जब वो दोबारा वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते तो बेचारा जाओ जी अकेले ही अपने वाइन के गिलास को खत्म करते हुए उसे टेबल के ऊपर रख देता है, जो देखकर तो चाओ फेंग को भी वहाँ पे हंसी आ गई थी और वो मुस्कुराते हुए लिंगजू की तरफ देखने लगी थी। जबकि इस बीच बर्नी क्रो तो लगातार वहाँ पे अपना खाना खाने में लगा हुआ था। तभी चाओ फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिंगजू को इशारा करती है कि लो इसका नाटक शुरू हो गया। अब चाओ फेंग कैसे कहती है, हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डार्क ऑरा फैलने लगा था, जिसे वहाँ पे सबसे पहले जाओ जी ही सेंस करता है और वो जल्दी से अपनी जगह पे पलटते हुए उसी डार्क ऑरा की तरफ ही देखने लगा था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर जाओ जी अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने वाइन के गिलास को उठाकर उसी डार्क ऑरा की तरफ ही थ्रो कर देता है। लेकिन वो डार्क ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही जाकर वो वाइन का गिलास उसके साथ टकराता है तो वो वाइन का गिलास वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर जाओ जी भी सीरियस होकर अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होली लैंड के अंदर इंटर करने की। तुम जानते हो ना मेरे ज़ेनवू होली लैंड के अंदर है, मेरी इजाजत के बगैर आप आना मना है। अब जाओ जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डार्क सोल्जर भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल कर वहाँ पे जाओ जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमें कहीं भी जाने के लिए किसी की भी इजाजत देने की जरूरत नहीं पड़ती और हाँ हम लोग जहाँ पे अपने कदम रख देते हैं वो जगह फिर हमारी ही हो जाती है। अब उस डार्क सोल्जर को वहाँ पे इस तरह से अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए देखकर जाओ जी ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी डार्क सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसे बाहर निकाल कर वो वहाँ पे सीरियस होते हुए लिंगजू और चाओ फेंग से कहता है, गाइस तुम लोग घबराना मत, इस डार्क कल्टीवेटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अकेला ही इसे संभाल लूंगा। अब ये कहकर जाओ जी वहाँ पे चुपके से लिंगजू और चाओ फेंग के रिएक्शन को भी देखने लगा था कि वो लोग भला वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो दोनों तो अभी तक भी उसे वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, जो देखकर जाओ जी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ इशारे से उस डार्क सोल्जर को अपने ऊपर हमला करने का आदेश देता है। और जाओ जी का यह आदेश पाकर वो डार्क सोल्जर भी ऊपर हवा में उठने लगा था और उसने वहाँ पे अपनी खतरनाक डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए जाओ जी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर जाओ जी भी जल्दी से अपने डार्क स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे ड्रैगन एंड स्नेक डांस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से उसने वहाँ पे उस डार्क सोल्जर के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे वो डार्क सोल्जर भी अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे इधर उधर भागने लगा था। लेकिन वो डार्क स्नेक और ड्रैगन थे कि वहाँ पे उसको पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और देखते
देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे उस डार्क सोल्जर को चारों तरफ से घेरते हुए उसे वहाँ पे बुरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। लेकिन उस डार्क सोल्जर ने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो लगातार वहाँ पे अपनी डार्क सोल्ड का इस्तेमाल करते हुए जाओ जी के ड्रैगन और स्नेक के ऊपर हमला किए जा रहा था। लेकिन फिर भी वो डार्क सोल्जर वहाँ पे पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वो चाहकर भी वहाँ पे उनकी चुंगल से आजाद नहीं हो पा रहा था। जो देखकर जाओ जी भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। मुझे तो लगा था कि इसके साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा। असल में जाओ जी वहाँ पे ये सब लिंग जू और चाओ फेंग को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा था, ताकि वो दोनों वहाँ पे जाओ जी को अपनी तरह ताकतवर समझते हुए उससे इम्प्रेस हो सके। लेकिन उन दोनों की तरफ से तो अभी तक उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से ही वो डार्क सोल्जर वहाँ पे उसके डार्क स्नेक और ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर जाओ जी भी वहाँ पे हैरान होने का नाटक करते हुए कहता है, क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। भला ये मेरे ड्रैगन एंड स्नेक डांस टेक्निक को कैसे काट सकता है। और अभी जाओ जी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर वहाँ पे उसके अटैक को पूरी तरह से जीतते हुए वहाँ पे आजाद हो चुका था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस डार्क सोल्जर ने सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाओ जी के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे जाओ जी भी एक बार फिर से वहाँ पे अपनी डार्क सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। और वहाँ पे ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे अब वहाँ पे उसके लिए उस डार्क सोल्जर के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं लिंग जू, चाओ फेंग और बर्ने क्रो जो कि वहाँ पे बैठकर आराम से ये सारा शो देख रहे थे, उन्हें वहाँ पे सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जबकि इसी बीच चाओ फेंग की नजर वहाँ पे ऐसा टजू के रूम की तरफ जाती है, जहाँ से चाओ फेंग को बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुप्रीम गोडली ओरा महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके उसकी बॉडी वहाँ पे कांप गई थी। और ये सुप्रीम गोडली ओरा किसी और से नहीं बल्कि ऐसा टजू की बॉडी से ही निकल रहा था। हालांकि ऐसा टजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का कलर गोल्डन था, लेकिन उनकी सुप्रीम गोडली एनर्जी का कलर बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा था। और ऐसा टजू वहाँ पे अपने उसी सुप्रीम गोडली ओरा का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे होली लैंड को स्कैन कर रहे थे, जिसे वहाँ पे पूरी तरह से स्कैन करने के बाद ऐसा टजू वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं, यहाँ पे तो मेरी सोच से भी ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये ज़ियानवू होली लैंड इतनी ज्यादा खास जगह होने वाली है। और अभी ऐसा टजू वहाँ पे अपनी जगह पे बैठे हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी लिंग यू उनके पास आकर उन्हें वहाँ पे चाय सर्व करते हुए कहती है, ऐसा तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या हमें यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। लिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे अपने चाय के कप को उठाकर अपनी चाय को पीते हुए कोल्टून में लिंग यू से कहते हैं, नहीं हम अकेले नहीं जाओ जी को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी अभी तक तो बस उसका शो शुरू ही हुआ है, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। असल में ऐसा टजू अपने रूम के अंदर बैठे बैठे ही बाहर का सारा नजारा देख पा रहे थे, जहाँ पे अभी तक भी जाओ जी नाटक करते हुए अपने उस डार्क सोल्जर के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। और धीरे धीरे अब उन दोनों की फाइट वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और जाओ जी जो कि ऊपर से उस डार्क सोल्जर के ऊपर हमला कर रहा था, वो अचानक से ही वहाँ पे जानबूझकर अपनी डार्क सोर्ड को छोड़ देता है। और इस बात का फायदा उठाकर उसकी डार्क सोर्ड को वहाँ पे साइड पे करते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जाओ जी खिसकता वो वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और वहाँ पे जानबूझकर जख्मी होने का नाटक भी करने लगा था, ताकि लिंग जू और चाओ फेंग के दिल में वो अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर को पैदा कर सके। लेकिन ऐसा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि चाओ फेंग उल्टा वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, सेंट जाओ जी तुम ठीक तो हो ना। जिसपे जाओ जी बहुत ही ज्यादा जख्मी होने का दिखावा करते हुए चाओ फेंग से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ करना, आप लोगों को यहाँ पे मेरी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं अभी के अभी यहाँ पे इस डार्क सोल्जर को खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर जैसे जाओ जी वहाँ पे उठने की कोशिश करता है तो उससे वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था। असल में जाओ जी यहाँ पे उन दोनों को अपनी मदद के लिए बीच में लाना चाहता था, ताकि वो उन दोनों को फाइट करते हुए देख सके। और अगर वो दोनों वहाँ पे उसके सामने अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस टेक्निक को भी सीख सके। और उसका ये प्लान बहुत जल्द कामयाब भी हो गया था, क्योंकि जैसे जाओ जी दोबारा वहाँ पे उठने की कोशिश करता है तो लिंग जू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, तुम ऐसी जख्मी हालत में अब बहुत ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, और इतना ज्यादा घायल हो जाने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ पे खुद को इस तरह से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अब यहाँ पे इस डार्क सोल्जर के साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। और ये कहकर लिंग जू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़कर अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हुए उससे कहता है, इस मामूली से कीड़े को मेरे ऊपर छोड़ दो। वही ये सब देखकर तो जाओ जी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, और वो वहाँ पे अपने नाटक को और ज्यादा सच्चा दिखाने के लिए जानबूझकर वहाँ पे खून की उल्टी करने का भी नाटक करने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में ये भी कह रहा था, बहुत अच्छे, मैं यही तो चाहता था, अब फाइनली मुझे वाकई ही रियल टैलेंट सेट की टेक्निक देखने को मिलेगी, जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। वहीं लिंग जू को देखकर वो डार्क सोल्जर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप कहीं जाकर छुप जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो ना कि मुझे तुम्हें भी यहाँ पे मसलना पड़े। जिसपे लिंग जू उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, हाँ हाँ चुप करो और अपनी ये बकवास बंद करके आगे बढ़ते हुए मुझे मार दो, और तुम्हारे जैसे कीड़ों के लिए मेरे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं है। अब लिंग जू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस डार्क सोल्जर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तो मरो अब। और ये कहकर वो अपनी डार्क सोर्ड को लेकर लिंग जू की पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक
जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बन्ने क्रो भी वहाँ पे डिकार लेते हुए लिंगजू के पास आ गया था, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे स्माइल करते हुए उस डार्क सोल्जर से कहता है, अफसोस तुम्हें मेरे हाथों से मरने का मौका नहीं मिलेगा। और लिंगजू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि बन्ने क्रो वहाँ पे एक बार फिर से खाना खा लेता है और उसे खाने के बाद उसने वहाँ पे एक बड़ा सा डिकार भी मार दिया था। और इस डिकार के साथ ही उसकी डिमोनिक फ्लेम भी वहाँ पे रिलीज हो जाती है, जो कि सीधा जाकर वहाँ पे उसी डार्क सोल्जर को लगती है, जिसके पेट की वजह से बेचारे उस डार्क सोल्जर का खेल तो वहीं पे खत्म हो गया था और वो उड़ते हुए सीधा होली लैंड से ही बाहर जा गिरा था, जो देखकर बन्ने क्रो भी अपने पेट को साफ करते हुए कहता है, अब जाकर कुछ मजा आया। और ये कहकर वो वहाँ पे जाओजी से भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि वो मेरा शिकार नहीं था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। तुम्हारा वो दुश्मन था ही इतना ज्यादा कमजोर कि वो मेरी डिकार से ही उड़ गया। वहीं बन्ने क्रो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जाओजी का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी उसका सारा प्लान चौपट हो गया, लेकिन वो वहाँ पे खुद को इस तरह से हैरान दिखाकर अपना भांडा नहीं फोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर बन्ने क्रो की तारीफ करते हुए कहता है, टियान इंसेक्ट के लोग तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इवन उनके तो पेट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहकर जाओजी दोबारा वहाँ पे अपने वाइन का गिलास भरते हुए उन सभी को वहाँ पे चेयर करने के लिए कहने लगा था, लेकिन इस बार भी उसे वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पर तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने एक सोल्जर की आवाज सुनाई देती है, जो कि दूर से उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास आ रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमारे सियानवू होली लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो देखकर जाओजी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अब बारी है प्लान बी की। और ये कहकर जाओजी दोबारा वहाँ पे अपना नाटक चालू करते हुए अपने उस सोल्जर से कहता है, रुको रुको शांत हो जाओ और पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया। जिसपे वो सोल्जर जल्दी से वहाँ पे जाओजी के सामने झुककर उसे वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहता है, असल में हमारे दुश्मन सेंट्रल स्क्वायर के कुछ डिसेबल्स ने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें हमारे होली लैंड को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी भी वहाँ पे घबराने का नाटक करते हुए कहता है, क्या ये तुम क्या बक रहे हो। अब जाओजी का ये नाटक देखकर लिंगजू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए चाओ फेंग को इशारा करता है और उसके बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए जाओजी से कहता है, मेरे दोस्त जाओजी, मैं यहाँ पे बैठा बैठा काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए वहाँ पे चलकर एक नजर तुम्हारे दुश्मनों को देख सकते हैं, हो सकता है हम लोग वहाँ पे तुम्हारी कुछ मदद कर सके। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी दोबारा वहाँ पे नाटक करते हुए उससे कहता है, लेकिन आप लोग तो मेरे मेहमान हो, तो फिर भला मैं आपको इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे डाल सकता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप हमारे होली लैंड की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज पहले आप अपने एंसेस्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। जाओजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ पे स्माइल करके उसकी तारीफ करते हुए कहता है, देखा दोस्तों ये सेंट कितना ज्यादा अच्छा है, हालांकि इसके होली लैंड के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी इसे अभी हमारे एंसेस्टर की चिंता है कि वो हमें वहाँ पे जाने की इजाजत देंगी भी या नहीं। लेकिन मेरे दोस्त जाओजी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया है, हम तुम्हारे इस सोल्जर के साथ मिलकर तुम्हारे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जाते हैं, तब तक तुम पीछे मेरे छोटे भाई को इस सब के बारे में बता देना, क्योंकि हमें तो अभी के भी यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर लिंगजू उन सभी को लेकर बहुत ही तेजी के साथ सेंट्रल स्क्वायर के डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए निकल गया था, जो कि ऑफकोर्स जाओजी का ही नाटक था। वहीं उन लोगों को वहाँ पे इतनी आसानी से जाते हुए देखकर तो जाओजी के फेस के ऊपर कमीनी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक जो हो रहा था। और तभी अचानक से वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने एक और डार्क सोल्जर को वहाँ पे बुला लेता है, जिसके सामने आने के बाद जाओजी ने उसे अपनी डार्क सोर्ड को भी बाहर निकालने का आदेश दे दिया था। और जैसे ही वो डार्क सोल्जर अपनी डार्क सोर्ड को बाहर निकालता है तो जाओजी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या यहाँ पे अभी तक भी घुसपैठिए बचे हुए हैं, मुझे तो लगा था तुम सभी लोग मारी जा चुके हो। जाओजी ये सारी बातें जानबूझकर वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कर रहा था ताकि एंसेस्टर वहाँ पे उसकी सारी बातें सुनकर उसकी मदद करने के लिए बाहर आ सके। और तभी जाओजी दोबारा वहाँ पे चिल्लाते हुए उस डार्क सोल्जर से कहता है, आखिर तुम लोग हमारे होली लैंड से चाहते क्या हो। जिसपे वो डार्क सोल्जर भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम तुम सभी लोगों को यहाँ पे मौत के घाट उतारने आए हैं। और ये कहकर उस डार्क सोल्जर ने अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जाओजी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए जाओजी ने भी वहाँ पे अपने डार्क सोर्ड को बाहर निकाल लिया था। और वो दोनों जानबूझकर वहाँ पे जोर जोर से अपनी सोर्ड्स को आपस में टकरा रहे थे ताकि उनकी फाइट की आवाज सुनकर एंसेस्टर बाहर आ सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए लिंगजू और बाकी सभी को लेकर बहुत ही तेजी के साथ एक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर जाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करके माइंड टू माइंड अपने साथियों से बात करते हुए कहती है, गाइस ये शो तो धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, मैं तो ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब आखिर ये आगे क्या करने वाला है। जाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने क्रो भी वहाँ पे माइंड टू माइंड उससे बात करते हुए कहता है, लेकिन मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ जब इस बेचारे जाओजी को पता चलेगा कि वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, तब इसका फेस देखने लायक होगा, उसका वो हैरान कर देने वाला फेस तो उसके इस शो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे, जबकि अपने कोर्ट यार्ड के अंदर जाओजी लगातार अभी तक भी वहाँ पे सोल्जर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन एंसेस्टर तो अभी तक भी वहाँ पे बाहर नहीं आए थे। जो देखकर जाओजी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने सोल्जर को वहाँ पे इशारे से अपनी
अपने ऊपर और भी ज्यादा तेजी से अटैक करने का आदेश देता है। अब अपने मास्टर का आदेश पाकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने लगा था और जाओ जी तो लगातार वहाँ पे जानबूझकर चिल्लाते हुए लगातार वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स का नाम भी ले रहा था ताकि ऐसा तजू को लगे कि बाहर वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है। लेकिन जब ऐसा तजू वहाँ पे सबके बावजूद भी बाहर नहीं आते तो बेचारा जाओ जी वहाँ पे चिल्लाते हुए खुद ऐसा तजू को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाने लगा था। वो एक के बाद एक ऐसा तजू को आवाज लगाते हुए कहने लगा था, ऐसा सर प्लीज आकर मेरी मदद करिए। लेकिन जब फिर भी ऐसा तजू वहाँ पे बाहर नहीं आते तो वो दोनों अचानक से अपनी फाइट को वहीं पे रोक देते हैं क्योंकि अब जब जी को भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन फील्ड को वहाँ पे चारों तरफ फैलाने लगा था और जैसे उसकी डोमेन फील्ड वहाँ पे ऐसा तजू की रूम को कवर करती है तो उसे अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से भागता हुआ सीधा वहाँ पे ऐसा तजू की रूम के अंदर ही चला गया था। जहाँ जैसे वो वहाँ पे ऐसा तजू की रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे ऐसा तजू कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसलिए वो वहाँ पे हैरानगी के मारे इधर उधर देखते हुए कहने लगा था, आखिर वो जू गया कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे उसका ऑरा यहीं पे महसूस हो रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ऐसा तजू को देखते हैं जो कि निंगयू के साथ आगे बढ़ते हुए जियान वो होली लैंड की प्रिजन यानी जेल के पास आ चुके थे, जहाँ उस प्रिजन के एंट्रेंस गेट से भी टियानलिन सेट का ही ऑरा निकल रहा था, जिसे अब की बार वहाँ पे ऐसा तजू के साथ साथ निंगयू ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए ऐसा तजू से कहती है, ऐसा सर ये तो टियानलिन सेट का ऑरा लग रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑरा जिस भी इंसान से निकल रहा है वो अभी इस प्रिजन के अंदर मौजूद है। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, ये तो अब हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा, चलो अंदर चलकर खुद ही देख लेते हैं। और ये कहकर जैसे ही ऐसा तजू उस प्रिजन के अंदर जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो अचानक से वहाँ पे एक बैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ये बैन फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं थी बल्कि एक डिवाइन लेवल की फॉर्मेशन थी, जिसने ऐसा तजू को वहाँ पे ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रैप बैरियर बना दिया था। और ऊपर से उस बैन फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की थंडर लाइटिंग भी निकल रही थी और वो सारी थंडर लाइटिंग एक ही जगह पे इकट्ठा होते हुए सीधा वहाँ पे ऐसा तजू के ऊपर जाके गिरती है। लेकिन वो थंडर लाइटिंग वहाँ पे ऐसा तजू को लग पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि खुद ब खुद ही ऐसा तजू का प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जिसके साथ टकराते ही वो सारी की सारी थंडर लाइटिंग भी एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये कमाल का नजारा निंगयू भी वहाँ पे अपनी आंखें फाड़े देख रही थी और तभी ऐसा तजू वहाँ पे उस बैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी दो फिंगर्स को ऊपर हवा में उठाते हैं और उस बैन फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कोल्टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय। जहाँ उनके डिस्ट्रॉय कहते ही वो बैन फॉर्मेशन खुद ब खुद ही अपनी जगह पे रुक गई थी और धीरे धीरे उस बैन फॉर्मेशन के अंदर गोल्डन एनर्जी के क्रैक्स आने लगे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बैन फॉर्मेशन वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और क्योंकि उस बैन फॉर्मेशन के एक नहीं बल्कि दो कॉज थे, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।